हरिओम सभी को। हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धीरे से दोनों आंखें बंद कर लेंगे। पीठ गर्दन कमर एक सीध में, मन शांत, विचार मुक्त। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेलियों को रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। हथेलियों के बीच में धीरे धीरे आंखें खोलकर हाथ हटाएंगे। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पुनः स्वागत है सभी का। आवाज क्लियर है? एक बार फिर से बता दीजिए, वीडियो क्लियर है? अब स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। कल हमारा सार्जेंट योजना तक हो गया था, मीन्स लास्ट क्लास में। कोई है एक बार जो शॉर्ट में रिवाइज करना चाहेगा? अपने आप से आगे आकर बताएंगे हैंड रेस करके। एनीबडी? अभी तक जो हमने पढ़ा है आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व जो चेंज हुए हैं उनके बारे में कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं आएगा आगे? ठीक है, चलिए। रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि भूल जाते हैं चीजें। आप खुद समझ पा रहे हैं अपनी स्थिति कि हम आगे आकर बता नहीं पा रहे हैं, मतलब हमें माइंड से हमारे चीजें जा रही हैं या स्थिर नहीं है। चलिए, यहाँ से हम आधुनिक वाला जो है यहीं से शुरू करेंगे। शॉर्ट में चलेंगे हम। सबसे पहले मैकाले ने क्या कहा था? मैकाले ने क्या कर दिया था? सारी चीजें फेवर में किसके कर दी थी? पाश्चात्य के फेवर में कर दी थी। यूरोपियन के फेवर में सारे डिसीजंस ले लिए थे। वो जो पूर्व और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसको उसने टर्न कर दिया पूरा का पूरा यूरोपियन के फेवर में। फिर उसके बाद आए बुद्ध महोदय। उन्होंने क्या किया? 1854 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर पूरा फोकस किया। अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हो। इससे क्या होगा? ईसाई मिशनरियों का आगमन होगा, ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा मिलेगा, फाइनली ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। प्राइमरी एजुकेशन में सबने वर्नाकुलर लैंग्वेज की ही बात की, चाहे वैदिक काल से हम लेकर चलें। वैदिक काल में तो खैर ऐसा प्राइमर एजुकेशन घर पर ही दी जाती थी। उसके बाद हम अगर चलें तो सबने आधुनिक भारत में वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही बात की, प्राथमिक एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसने वुमेन्स एजुकेशन की बात की पहली बार। इस चीज को याद रखना है कि वीमेन एजुकेशन की बात सबसे पहले किसने की? वुड डिस्पैच में की गई। और एक हायरार्की की बात की गई, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्तरों पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और जिला स्तर पर महाविद्यालय यानी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ये एक हायरार्की के रूप में
बात की गई विमेन एजुकेशन की, और इसमें लैंग्वेज का भी बताया गया कि किस लेवल पर कौन सी लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग आया। इसने क्या किया, क्यों आया ये, उसमें जो कमियां रह गई इससे पहले वाले में, जो भी आते थे अपने से पहले वाले की जो कमियां रह गई थी उसी पर प्रकाश डालने के लिए आते थे। ये हंटर हैं जिनके नाम पर कमीशन का आयोग, कमीशन का नाम रखा गया था। ये पिक्चर में जो दिख रहे हैं ये उस समय जो लॉर्ड थे, गवर्नर जनरल थे रिपन, उनका पिक है ये। इसमें क्या बात की गई थी हंटर शिक्षा आयोग में कि इसकी पहले तो स्थापना कब हुई, 1882 में हुई, और यह भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, भारतीय शिक्षा आयोग भी इसका नाम था। क्यों रखा गया, क्योंकि जो कमियां रह गई थी उस समय हंटर कमीशन में, सॉरी वुड डिस्पैच में, जो जो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको उनसे संबंधित क्या सिफारिशें देना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए इसको लाया गया था। और इसने सारा क्या किया, इसने सारा बात किया कि पैसे कहीं भी हमको खर्च नहीं करने हैं, अर्थ संबंधी जितनी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए क्या कौन करेगा, जो भी यहाँ के लोग हैं वही इंतजाम करेंगे, हमको अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाना है। मैकाले ने सारा फेवर में कर दिया, वुड ने अंग्रेजी को फेवर किया, और इसने हंटर ने पैसा बचाने की बात करी, उनका पैसा ना लगे, अनुदान से आप इकट्ठा करो, कलेक्शन करो और आप ही लगाओ। ये अलग अलग तीनों में अंतर है। सिफारिशें आप डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ से। फिर कितने टोटल सदस्य थे, 20 मेंबर्स थे, जिनमें से 6 भारतीय थे इसमें। फिर सिफारिशें इसकी सब पढ़ ली है डिटेल में हमने, उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल में। शिक्षा का स्वरूप, प्राइमरी, और प्राइमरी की लैंग्वेज वर्नाकुलर, कौन देख रेख करेगा, जिला और नगर बोर्ड, और प्रशिक्षित, यानी यहाँ पर पहली बार बात की गई ट्रेंड टीचरों की ट्रेनिंग की बात की गई। ये जो स्पेसिफिक्स फीचर जो नजर आते हैं किसी भी कमीशन में, रिपोर्ट में, उनको इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ टेबल बनाइए सामने टेबल, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है तो आप कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में आप पजल्ड हो जाएंगे कि इसमें क्या था इसमें क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक जैसी आपको मिलेंगी, लेकिन जो आपको स्पेसिफिक चीजें एक साथ टेबल में उनको सामने रखिए, सारी चीजें सारे कॉलम एक साथ सामने देखेंगे, आप उस हिसाब से उनको पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। नहीं तो क्या होगा, आपको चारों ऑप्शन सही नजर आएंगे कि हाँ इसमें भी कहा था 82 का था, 84 का था, 55 का था, कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टेबल बना के सब चीजें एक साथ सामने रखिए। ये यहाँ पर सारी बातें कि सारा कुछ आपको अनुदान से करना है, ग्रांट से करना है, खुद हम लोग कुछ भी आपको नहीं देंगे, देंगे लेकिन हमारा तो नाम रहेगा, हम कहाँ से ले रहे हैं, हम भी तो कलेक्शन आप ही से करेंगे। इस टाइप की इसमें बातें थी। फिर विश्वविद्यालय आयोग आया 1902 में। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्यों बनाया गया, एक लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित किया, कहाँ पर, शिमला में 1901 में। उसी पर जो भी डिस्कशन हुआ उसके आधार पर बनाया गया इसको, और एक अधिनियम पारित किया गया ताकि इसको हार्ड एंड फास्ट फॉलो किया जा सके 1904 में। फिर क्या काम था इसका, मेनली जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनको सुपरवाइज करना, उनको ऑब्जर्व करना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बाकी ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। सैडलर आयोग इसके बाद में आया। इसने क्या किया, क्यों आया ये, जो इस अधिनियम की 1904 के जो अधिनियम की एक्ट की जो भी कमियां रह गई थी उस पर विचार करने के लिए 1917 में आया। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 2 साल बाद 1919 में। क्या सुझाव दिया इसने, अगर माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना है,
सॉरी, अगर हायर एजुकेशन को ठीक करना है तो पहले सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा, ये इसने मेन सुझाव दिया। फिर आया अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपने देखे होंगे यूनिवर्सिटीज में एक दूसरे में जैसे कंपटीशन होते हैं, जैसे योगा वाले हैं तो किसी एक यूनिवर्सिटी में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहां पर सारे कॉलेज, सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज भाग लेने आते हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेज भाग लेने आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। योगा का कंपटीशन होगा या गेम्स का होगा या फिजिकल एजुकेशन के कुछ कंपटीशन होंगे, तो सब एक दूसरे से कैसे जुड़ सके, एक दूसरे को कैसे जान सके, यानी एक छत के नीचे सबको इकट्ठा करने के लिए ये इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1925 का बोर्ड था ये। फिर इसके बाद में हार्टोक समिति आई, हार्टोक कमेटी 1929 में, और 1929 में ही इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। क्यों आई थी ये? सभी शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण करके उनमें क्या कमियां हैं, क्या और काम होना चाहिए शिक्षा से रिलेटेड। ये सब बहुत फास्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि धीरे धीरे अब भारतीयों को ये आभास होने लगा था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमको ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, बेड़ियों को तोड़ना है। तो जगह जगह आंदोलन होने लगे थे, तो इन्होंने अपना ये वाला स्वरूप दिखाया कि हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। फिर एबॉट वुड रिपोर्ट आई 1937 में। इसने क्या किया? इसने कहा कि साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के समान ही व्यावसायिक शिक्षा पर महत्व, यानी इसने सबसे ज्यादा फोकस काय पर किया कि वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए साथ साथ में, अकेले लिटरेचर की और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ना दी जाए, इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए। रीजनल लेवल पर जिसको जो आता है उसको उसके लेवल पर जाकर उसकी एजुकेशन दी जाए, इसने इस पर फोकस किया। इसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप, इसी ने बता दिया अलग अलग कैसे कैसे इसको डिवाइड करना है। बुनियादी शिक्षा, यह है गांधी जी की अवधारणा है, गांधी जी के सपनों के भारत में शिक्षा कैसी हो, इन्होंने कैसी एजुकेशन पर बल दिया? हस्त कौशल पर आधारित, मीन्स वही वोकेशनल एजुकेशन, कि आप किसी भी परिस्थिति में आपको जो आता है, आपकी समझ का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक स्किल डेवलप कर लीजिए अपने अंदर और फिर आप उसी को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। ये इनका विचार था। और साथ में क्या था इनका फोकस कि सबको 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कई लोगों ने की है। आप जब टेबल बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि गांधी जी ने की है, वो डिस्पैच में की गई थी या मैकाले रिपोर्ट में की गई थी, या फिर आगे हम और जो देखेंगे उसमें कहाँ कहाँ की गई थी। प्राथमिक शिक्षा की, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात किस किसने कहाँ कहाँ पर की, टेबल रहेगी सामने, सबने तो नहीं की है, कुछ लोगों ने की है, किस किस ने की है। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उनने 3 स्टेटमेंट दे दिए, तीनों में उनके नाम पूछ लिए, या 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से 3 दे दिए कि इसमें, और ऊपर क्वेश्चन कर लिया कि गांधी बुनियादी शिक्षा की या 6 से 14 साल तक के बालकों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की है। 1 2 3 4, फिर कूट देंगे, कोड देंगे, कोड से बताना रहेगा कि 1 2 3, 2 3 4, केवल 1 4, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन होगा। अगर आपको कंपैरेटिवली पता है तो आप बिना कंफ्यूजन के एकदम बिना समय, कम से कम समय में सही आंसर को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट, सार्जेंट योजना 1944 किसके आधार पर आई थी? ये हमने पीछे पढ़ा था, इसी के आधार पर सार्जेंट योजना बनी है, हमने एक पढ़ा था। किसके आधार पर? इसके आधार पर वुड एबॉट वुड रिपोर्ट के आधार पर सार्जेंट योजना आगे बनाई गई थी। क्या था सार्जेंट योजना में, इसकी क्या खास
खास बात थी इसमें, इन्होंने क्या कहा था कि हम अगले 40 वर्षों तक, आने वाले अगले 40 वर्षों में संपूर्ण भारत को शिक्षित कर देंगे, लिटरेसी पूरी तरह से 100% हम कर देंगे। ये इसमें एक खास बात कही गई थी। और भी कुछ चीजें थी, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स कराया जाएगा, ये उन्होंने बताया। अब यहाँ से हम कहाँ आ रहे हैं, अपना सेकंड टॉपिक, औपचारिक रूप से जहां से शुरू हो रहा है हमारा, स्वतंत्रता के बाद का जो आधुनिक भारत है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा था, क्या क्या कार्य हुए शिक्षा के संबंध में, कौन कौन से आयोग बने, रिपोर्ट्स आई, परिषद बनी, कमिटी बनी, उन सबको हम एक एक करके यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा राधा कृष्णन कमीशन, फिर मुदलियार कमीशन, नेशनल वुमेन एजुकेशन। ये 3 आज हमारे मुख्य जो हम आज कवर करने वाले हैं उसमें से ये 3 मेन हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा राधा कृष्णन आयोग। सबसे पहले तो ये बताएंगे माइक ऑन करके, राधा कृष्णन कौन थे, बताइए या मैसेज करके बताइए। राष्ट्रपति थे मैम मैम पहले। पहले दूसरे और दूसरे कोई? राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे ये। पहले नंबर जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे तब ये उपराष्ट्रपति थे, देन उनके बाद ये राष्ट्रपति बने सेकेंड नंबर के। इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है ये भी सबको पता होगा, शिक्षक दिन कब आता है? 5 सितंबर। इस डेट को भी याद रखना है। क्यों डेट को याद रखना है? क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है और इनका जन्म दिवस शिक्षा के उससे ही मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात है, अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं लोग। अब शुरू करते हैं हम विश्वविद्यालय आयोग 1948। इसी को राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी कमिटी होती है, कमीशन होता है, काउंसिल होती है, उसका नाम किसके नाम पर रखा जाता है बताइए? उन्हीं के नाम पर जो होते हैं उस समय। कौन होते हैं, क्या होते हैं? जो भी अध्यक्ष होते हैं मैम उसमें कुलगुरु। एग्जैक्टली जो भी अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर उस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा जाता है। यहाँ पर कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका नाम राधा कृष्णन आयोग भी इसको कहा जाता है। कब इसका गठन हुआ? एक तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट याद रखना है, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे कैसे थे सारे, कैसे थे? स्वतंत्रता के पूर्व थे। स्वतंत्रता के पूर्व थे, परतंत्र भारत के आयोग वगैरह थे। ये पहला था जो स्वतंत्रता के बाद का था। एक तो क्वेश्चन यही से बन जाता है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। दोनों नाम याद रखने हैं आपको। फिर इसका गठन, इसकी डेट याद रखना है, 4 नवंबर 1948 को गठित हुआ। रिपोर्ट कब इसने पेश करी अपनी? 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट विथ अपने सिफारिशों के साथ में पेश कर दी। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। मतलब मेन काम कहाँ करना है? यूनिवर्सिटी लेवल पर। क्या मैनेजमेंट वहां पर होना चाहिए?
ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करने का मतलब क्या है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए। जो आम जनता है वो सभी सभी दो लोग चीजें आजाद होती रहने हैं, चाहिए। जो दुनिया है वहां पर दो टाइप की आ, शासन चलता है, शासन व्यवस्था चलती है। एक होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र और दूसरा होता है राजतंत्र। जैसे आपने देखा होगा कई कंट्रीज, यस डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बोलते हैं, इंग्लिश मीनिंग है ये, उसको अर्थ समझना है हमको। जो कंट्रीज कुछ ऐसे हैं, स्पेशली उसमें भी मुस्लिम कंट्रीज आपने देखे होंगे जहां पर एम्परर का पूरा शासन चलता है। ब्रिटेन में आज भी राजशासन राजतंत्र चलता है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, उसमें लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जो मनपसंद होगा, लोग जिसको चुनेंगे वो आएगा और सबको लीड करेगा, ये होता है लोकतंत्र। जबकि प्रजातंत्र में क्या होता है, या शाही तंत्र जो होता है, उसमें एक होता है बैठा हुआ है ऊपर, वो उसने जो नियम बना दिए वही सब चलेंगे। नहीं, चाइना में भी यही है, लोकतंत्र ही चलता है। जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वो सब लोकतंत्र है। यही पहचान है लोकतंत्र की कि वहां पर इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्ट होकर आता है। उसमें भी थोड़ा सा, हम ज्यादा पॉलिटी पे नहीं जाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा डिवाइडेशन ऐसा रहता है। कहीं पे राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, राष्ट्रपति शासन चलता है, और कहीं पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, काम सारा मंत्री परिषद करती है, प्रधानमंत्री लीडर होता है मेन। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनको सिर्फ सलाह जो दी जाती है उस पे साइन करना रहता है और काम करना रहते हैं। जबकि कहीं पर कुछ, जैसे अमेरिका की व्यवस्था है, वहां राष्ट्रपति ही डिसीजन मेकर है, वही डिसीजन लेता है, लेकिन वह भी इलेक्ट होके आता है। और यहाँ पर इंडिया में मंत्री परिषद मुख्य होती है, सारे डिसीजन वोट के माध्यम से होते हैं, संसद में सारे सांसद विधायक वोट करते हैं, उसके आधार पर डिसीजन होता है। लेकिन जो राजतंत्र है, वहां पर एक सम्राट होता है या कोई राजा होता है, उसी के सारे डिसीजन माने जाते हैं। कई जगह पर होता है ना, जैसे मुस्लिम कंट्रीज में बहुत है आज भी, कहीं कहीं पे अब चेंज हो गए हैं, राजतंत्र डेमोक्रेसी होने लगा है। अभी तक नेपाल में भी अभी कुछ समय पहले ही संविधान बना है, वहां का लोकतंत्र लागू हुआ है। उससे पहले वहां पर भी राजतंत्र चलता था। अगर किसी ने सुना हो, कुछ सालों पहले वहां पर एक हत्याकांड हुआ था, उसमें राजघराने के सभी लोगों को मार दिया गया था, उस राजघराने के व्यक्ति ने ही सारे लोगों की हत्या कर दी थी। तो फिर उसके बाद में वहां पर चेंज आया। ये होता है अंतर लोकतंत्र। आप यहाँ पर लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित क्यों करना है, ये कब का है, जस्ट हम आजाद हुए हैं, 48 है ये, है ना, 47 में 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, और ये 1948 में बन गया। तो अभी तो हम आजाद हुए हैं, हमें नहीं पता है कि कैसे कैसे एक लोकतंत्र में व्यवहार करना चाहिए। तो संविधान का निर्माण भी अभी हुआ है, कुछ चल भी रहा है, तो उसके अनुसार हमको व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करने की बात यहाँ पर हो रही है। लोकतंत्र का जो एक स्ट्रक्चर होता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, उस वाले प्रशिक्षण की बात हो रही है। उसके हिसाब से, उसको ध्यान में रखते हुए जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है उसका स्वरूप तैयार किया जाए। ये एक यहाँ की सिफारिश थी। आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, इसका रिलेशन भी उसी बात से है कि अभी हम आजाद हुए हैं, डरे हुए हैं। हम मतलब ये ना सोचे कोई भी काम, मान लीजिए यहाँ पे टीचिंग की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले होमवर्क की बात हुई थी कि खुद से आगे आकर आप प्रेजेंट कीजिए अपना, अभी तक जो भी पढ़ा है उसको बताइए। तो ये क्यों था, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कि आप आएंगे, आप एफर्ट तो कीजिए थोड़ा सा, आप अपने मन को स्ट्रांग करके प्रयास तो कीजिए। आप जैसा भी करेंगे वो अप्रिसिएट करने के योग्य होगा। क्यों, क्योंकि आप कोशिश तो की आपने, और जब आप कर लेंगे सब आपसे, कोई आपको अपोज नहीं करेगा या कोई आपकी हंसी नहीं उड़ाएगा, खिल्ली नहीं उड़ाएगा, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
और इसके विपरीत अगर आपने आ गए सामने और लोग आपकी हूटिंग करने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, अगली बार से आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही उद्देश्य था कि आप अपना मतलब जो भी है सिस्टम, उसमें जो भी एजुकेशन का एक स्वरूप तैयार किया जाएगा, उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़े, कि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, हमें कोई फिर से गुलाम ना बना ले, तो हमको उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। वर्तमान और अतीत की समझ विकसित करना, ये हमें पता होना चाहिए कि हमने इतने वर्षों तक गुलामी को फेस किया है, हम परतंत्र रहे, दूसरे के कहते ना कठपुतली की तरह नाचना, बंधन में रहना, जैसा नचाया वैसा नाचे, बंदूक की नोक पे हमसे कुछ भी करवा लिया कि उठो तो उठ गए, बैठो तो बैठ जाओ, उस बात का हमको भान रहे और उस बात को हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को ऐसा तैयार करें कि वर्तमान में हम निडर होकर रहें, कोई हम पर ऐसा दबाव न बना सके, दोबारा से हमको उसी परिस्थिति में ना ले जा सके। ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज समझ जगाना, मीन्स जो हम आज जितना आगे विश्व बढ़ चुका है उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि हम मतलब लाइफ को इजी कैसे बनाया जा सकता है, ये बहुत सारी चीजें वर्तमान समय में उपयोग की ऐसी हो गई हैं जिससे लाइफ जो है बहुत आसान, जैसे पहले सिलबट्टा हुआ करता था, खल्लड़ हुआ करता था चीजों को कूटने के लिए, पीसने के लिए, आजकल क्या चल गया है, मिक्सर ग्राइंडर, कोई समय नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन कब ये उपयोगी होंगे, जब इनकी जानकारी होगी। तब ऐसे ही यहाँ पर कि जो जीवन को सरल बनाने के जो साधन है, उस ज्ञान का हमको अपने अंदर उस ज्ञान को विस्तार करना होगा, अपने अंदर उसको बढ़ाना होगा। फिर कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे मन की निडरता, विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता। अब यहाँ पर विवेक शक्ति से क्या आशय है कि हमको अगर कोई शिकारी आकर हमें चिड़िया समझकर दाना डाले तो हमको फंसना नहीं है उसके जाल में। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालता है, पंछी उस दाने के लालच में जाल में फंस जाता है। तो अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाना होगा, ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए कि उनमें अच्छे और बुरे की समझ हो, ताकि वह किसी के भी बहकावे में ना आए, फिर उसी तरफ पुरानी स्थिति में ना पहुंच जाए। उद्देश्य की अखंडता। अब उद्देश्य की अखंडता क्या है यहाँ पर, कि हमने जो पा लिया है उसको हम में बनाए रखना है। क्या पा लिया है, अपनी राष्ट्रीयता को हमने पुनः पा लिया है। स्वतंत्र थे, स्वतंत्र पुनः हो गए हैं, हम भारतवासी सब एकजुट हो गए हैं। संविधान की उसमें आता है, प्रस्तावना में अखंड शब्द आता है, एकात्मकता वर्ड आता है। तो इन सब की बात मतलब यूनिटी वाली बात हो रही कि हमको लोगों ने किस बात का फायदा उठाकर अलग कर दिया था, हम अलग अलग विचारधाराओं को लेकर, मतभेद हम में ही बहुत सारे थे, तो इसका फायदा लोगों ने उठाया। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। हमारा उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र को लेकर साथ चलना है, सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है, जन कल्याण करना है। इस भावना से, इस उद्देश्य से हमको आगे बढ़ना है। इसको ध्यान में रखकर शिक्षा में इसको सम्मिलित करना पड़ेगा। अब इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, उन पर जरा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3000 तथा मान्यता प्राप्त कॉलेजों में, मीन्स एफिलेटेड कॉलेजों में इसकी आधी यानी 1500। इन्होंने एक अभी तक किसी ने भी, ये स्पेसिफिक है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, किसी ने भी स्टूडेंट्स की नंबर की बात नहीं की थी, काउंटिंग की बात नहीं की थी कि संख्या कितनी होने चाहिए। यहाँ इन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया, अगर यूनिवर्सिटी है तो 3000 और उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उसमें 1500 स्टूडेंट्स का नंबर होना चाहिए, इतने स्टूडेंट्स होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या बात करी कि
विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचने के लिए 12th कंपलसरी है, 12th पास होना चाहिए। अभी तक हमने ऐसी अनिवार्यता कहीं देखी नहीं थी इससे पहले। फिर नेक्स्ट क्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग 2005 से 5-6 के आसपास अपना ग्रेजुएशन किया होगा। अगर ऐसा कोई है तो उनको पता होगा, आजकल तो थोड़ा मतलब हर समय चेंजेस होते रहते हैं चीजों में, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा लाए जाएं या स्वयं प्रकृति के द्वारा लाए जाएं, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। क्या होता था उस समय कि आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चंस चलते थे, या जो पतली सी बुकलेट्स आती थी कॉलेज लेवल पर, आप उसको ले आइए पढ़ लीजिए, जो नहीं भी जा रहे हैं, नई पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं चलती थी। दूसरी चीज, आपका जो सिलेबस है उठाकर देखेंगे, जैसे अभी हमारा नेट जेआरएफ का यूजीसी का सिलेबस है, इसको भी आप देख लीजिए। आपको कहीं भी कोई एक ऐसी पाठ्य पुस्तक मिलेगी जिसमें ओवरऑल पूरा सिलेबस हो, नहीं मिलेगा। जो आपका टॉपिक है आपको उससे रिलेटेड जगह पर पहुंचना पड़ेगा, वहां से आपको अपने सिलेबस वाला मटेरियल लेना पड़ेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है, आपको मतलब एक जगह कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, आपको मेहनत करनी है, अलग अलग जगह से आपको लेकर इकट्ठा करना है और पढ़ना है। ऐसा ही उस समय एजुकेशन में होता था कि आपको एक बुक में जो यूनिट्स, उसमें 5 यूनिट दी हैं, तो आपको कोई किसी बुक में आपको उस सिलेबस की 2 यूनिट मिलेगी, किसी में 1 यूनिट मिलेगी, किसी में 3 मिल जाएंगी, अलग अलग जगह से आपको पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट बुक नहीं रखी गई कि टेक्स्ट बुक नहीं रखनी है। ये भी एक अलग टाइप की विशेषता है, सिफारिश है। और क्या कहा इन्होंने, ग्रेड मींस परसेंटेज निर्धारित कर दिए, किस चीज के लिए, विश्वविद्यालय स्तर पर सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चला आ रहा है, सिर्फ 12वीं पास करके आ गया और ग्रेजुएशन में मतलब आ गया है, अब उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, वही 20 क्वेश्चन पढ़ लिए या कौन कौन सी आती हैं छोटी छोटी बुकलेट टाइप की, उनको पढ़ा, पासिंग मार्क्स आ गए, हो गया, ऐसा नहीं। उन्होंने अलग अलग बना दिए, फिक्स कर दिए। ये इनको एज इट इज याद रख लीजिएगा। फर्स्ट डिवीजन के लिए 70%, 70% में फर्स्ट डिवीजन होगी, मानी जाएगी। 55% में, सॉरी, फर्स्ट डिवीजन 70% में, सेकेंड डिवीजन 55% में और थर्ड डिवीजन 40% में इन्होंने कहा है कि ऐसे होगी। फिर उन्होंने क्या सिफारिश की, यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, मीन्स यहाँ पर अगर हम समझें तो यूजीसी की स्थापना की बात की गई, उसकी आवश्यकता बताई गई कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनके लिए एक ग्रांट कमीशन होना चाहिए, उनको अनुदान देने के लिए एक कमीशन होना चाहिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रिसर्च की बात कहीं ना कहीं आई है, तो अगर रिसर्च होना है तो उस रिसर्च के लिए क्या लगता है, फंड लगता है, तो उस फंड के लिए एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो ये आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बात कहां पर की गई, किसकी रिकमेंडेशन पर यूजीसी का गठन हुआ माना जाता है। अब हम आते हैं कि शिक्षा के लिए जो नियम और कानून होंगे वो कौन बनाएगा। समवर्ती सूची, कोई बता सकता है समवर्ती सूची से यहाँ पर क्या मीनिंग है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, एनीबडी, पॉलिटी से कोई होगा तो पता होगा। हाँ मैम। मैम शायद इसमें वो अधिकार दिए गए मैम समवर्ती सूची में। कैसे अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा संबंधी। पहले सिर्फ समवर्ती सूची का पता है कि क्या होती है समवर्ती सूची, ये पूछना चाह रही हूँ मैं, बताइए नीलू जी। मैम समवर्ती सूची मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि समवर्ती, इसके लिए कानून स्टेट और सेंटर मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिसके लिए नियम बना सकते हैं, वेरी वो गुड, समवर्ती सूची में। वेरी गुड। 3 तरह की सूचियां होती हैं भारतीय संविधान में। ये सूचियां क्यों होती हैं, अब हमने
बना लिया, एक हमारा संविधान बना लिया हमने, स्टेट बना लिए, एक कंट्री है, राष्ट्र है हमारा, अब उसमें अलग अलग स्टेट हैं, उनको हमने सबने बांट दिया। भारत के लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति हैं, फिर उनके नीचे प्रधानमंत्री है, फिर मंत्रिपरिषद है। ऐसे ही हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नीचे उनके काम में सहयोग करने के लिए कौन है, एक मंत्रिपरिषद है। तो अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी तो सारे पूरे भारत में एक देख नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया था कि कार्यों का हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण किया जाता है, कुछ अधिकार दूसरों को दे दिए जाते हैं, अपने से आगे जो जिस लेवल पर, जहां जिस एरिया में, क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको उससे रिलेटेड कुछ छूट दी जाती है, आजादी, अधिकार दिए जाते हैं कि आप ये करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हो, ये अधिकार उनको दे दिए। तो वो अब उसके बाद में अब ये भी डिसाइड होगा कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये, लेकिन कौन से काम कौन करेगा, इसके लिए 3 सूची बनाई गई है। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, और दूसरी होती है समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची। इसमें कौन बनाएगा, केंद्र में केंद्र नियम बनाएगा, सारे स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। राज्य में राज्य बनाएगा, और राज्य के लेवल पर, राज्य के नीचे जो जो आते हैं उन सबको मानना पड़ेगा। राज्य के नीचे जैसे स्थानीय निकाय आते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब, इनको जो राज्य सरकार बनाएगी वह सारे मानने पड़ेंगे। फिर समवर्ती सूची, इस पे दोनों बना सकते हैं, दोनों को अधिकार रहता है, आप भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसी विवाद की स्थिति लगती है तो फाइनली सेंट्रल की बात मानी जाती है। केंद्र को अधिकार होता है कि क्या सही है, उसने जो कह दिया उसको मानना पड़ेगा। तो ये 3 सूची है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा जाएगा, शिक्षा विषय को समवर्ती सूची में, कि दोनों नियम बना सकते हैं। और जो वित्त संबंधी अधिकार होगा या कोई नीति बनाना है तो कौन करेगा, केंद्र सरकार को अधिकार होगा। कोई पॉलिसीज बनानी है तो उसका अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को रहेगा। यहाँ ये समवर्ती सूची में डालने का एक और कारण ये है, जैसे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में है, अब दिल्ली का मौसम, वेदर अलग टाइप से चलता है, मध्य प्रदेश का अलग चलता है, और साउथ में चले जाएंगे तो और अलग चलता है। तो ये स्कूल वाला मामला है, बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों को आप कई बार देखते हैं कि बहुत अधिक बारिश होने लगती है तो रेनी लीव लग जाती, हॉलीडेज लग जाते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर कुछ दिनों के लिए या तो स्कूल का टाइम टेबल चेंज कर दिया जाता है या फिर छुट्टी घोषित कर दी जाती है। तो ये वहां दिल्ली में बैठे व्यक्ति को थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ कैसा मौसम है या क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से, और बार बार कम्युनिकेशन करना, अब वो यहाँ के काम के लिए बार बार करते रहेंगे तो उनके काम जो है वो कब करेंगे। तो इस चीजों से, इन समस्याओं से बचने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कोई कुछ कह रहे हैं हैंड रेज करके? मैम ये जैसे आप बता रहे हैं कि अधिकार मिले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो नियम बनाते हैं उसको बोलते हैं। हाँ, नियम समवर्ती सूची में, मतलब 3 सूची बना दी है कि एक, मतलब सूची में क्या है, सूची में कामों की लिस्ट है। सूची होती है ना, अपन किराने की सूची बनाते हैं कि हम आज मार्केट जाएंगे, ये हम सामान लेके आएंगे, ऐसे ही ये सूची मतलब लिस्ट है। 3 टाइप की लिस्ट है। एक में सेंट्रल गवर्नमेंट के काम डिसाइड किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। दूसरी में स्टेट गवर्नमेंट के डिसाइड किए गए कि इनको ये काम करना है। तीसरी में दोनों के काम, कि दोनों को डिसाइड। अब कुछ जैसे स्टेट में भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो अब उनपे कुछ चीजें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल डिसाइड करती है, और जो लोकल
व्यवस्थाओं से रिलेटेड उसी यूनिवर्सिटी पर कुछ बनाना है, कुछ करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो अब दोनों के काम हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनको ऐसे वाले जहाँ दोनों की आवश्यकता पड़ती है वहां पर उनको इस वाले में रखा जाता है, समवर्ती सूची में। ठीक है, अब क्लियर है इतना? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, फिर इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने टाइम पीरियड बता दिया कि ग्रेजुएशन के लिए 3 इयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 इयर्स, और यहाँ पर देखिए ये अलग चीज है, रिसर्च के लिए 2 इयर्स बताए हैं यहाँ पर। अभी आजकल क्या है रिसर्च का टाइम पीरियड, मिनिमम और मैक्सिमम, किसी सर को 3 आइडिया साल है? कर दिया था, 3 इयर्स होगा। 3 साल। हाँ, बीच में एक बार आ गया था कि 1 साल 1.5 साल में भी ऐसा आ गया था, चेंज होते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन, अगर हमको रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है तो ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, यूजीसी की गाइडलाइन को देखते रहना चाहिए, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, हर 6-6 महीने में बदल जाते हैं, कई बार कुछ नई चीजें आ जाती हैं, कुछ पुरानी चीजें हट जाती हैं, ऐसा चलता रहता है। तो वहां से एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। मैक्सिमम जो फेलोशिप मिलती है उसका रहता है कि 6 साल तक वो मिलती है। बाकी रिसर्च का एक बना दिया है क्राइटेरिया कि कब तक करते रहेंगे, नहीं तो रिसर्च आप पहले 20-20 साल तक लोग रिसर्च करते थे, उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती थी, ऐसा भी टाइम था एक। तो इस सब से बचने के लिए इससे क्या होता है, कई बार तो मतलब संसाधनों का और धन का बहुत ज्यादा व्यय होता है इसमें, जितना ज्यादा समय लगेगा। और कोई आप ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए अभी पेंडेमिक चल रहा था, उसमें पेंडेमिक से रिलेटेड आपने कोई रिसर्च करी है और वो इतनी लंबी चल रही है कि उसकी प्रासंगिकता ही नहीं बची, पेंडेमिक खत्म हो गया, सब खत्म हो गया और आपकी रिसर्च ही कंप्लीट नहीं हुई, तो वो उस रिसर्च क्या काम की रहेगी आपकी, जो उस समय के लिए आप कर रहे थे। तब ऐसी सारी चीजों से बचने के लिए एक टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड क्या दे दिया जाता है, वो क्या काम करता है, एक आपके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे क्विज के लिए आपको टाइम दे दिया कि इतने दिन में आपको करना है तैयार और देना है, तो आपके माइंड पे एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर आपको मोटिवेट करेगा आपके काम को अच्छे से अच्छा करवाने के लिए। आप अपना 100% देंगे, आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा, उससे आपको बहुत मेहनत बाद में उसमें नहीं करना पड़ेगी। तो इसके कुछ फायदे होते हैं जो एक लिमिट दे दी जाती है उसके। अब यहाँ पर कार्य दिवस बताए, काय के कार्य दिवस, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्किंग डेज कितने होंगे, 180, ये सब याद रखना है आपको। परीक्षा के दिनों को छोड़कर, उसमें जो आप जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा उसमें, उसके अलावा 180 डे वर्किंग डे में आएंगे। फिर उच्च शिक्षा को 3 श्रेणी में बांटा जाएगा। अब ये क्या आ रहा है, आपके स्ट्रीम्स हो गए, हम ले लेते हैं आर्ट, साइंस और इकोनॉमिक, ये 3 हम आजकल की एजुकेशन में हमको नीचे से हायर इसी में मिल जाते हैं, हायर सेकेंडरी में। इसको 11th में हम चेंज कर लेते हैं, अपना सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। ये यहाँ पर इसको इसी की बात की गई है कि आर्ट, साइंस और इकोनॉमिक में डिवाइड किया जाएगा, 3 स्ट्रीम बनाए जाने चाहिए। फिर क्या क्या इनमें दी जानी चाहिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाणिज्य मतलब कमर्शियल, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ आईटी वाली बात है, मेडिकल और एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए एफिलेटेड कॉलेज खोले जाएं। अब ये स्ट्रीम दे दी, इसके बाद में इस स्ट्रीम को पढ़ाने के लिए ये इतने अलग अलग कॉलेज खोले जाएं इन सब्जेक्ट्स को लेकर। ये यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा वाला, कौन सा आयोग था बताइए, पता चल रहा है कि आयोग का नाम ही भूल गए, पूरा पढ़ शिक्षा आयोग, वेरी गुड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं तो ऐसा ना हो जाए रामायण जी पूरी सुन ली, सीताराम कौन थे पता ही नहीं है।
ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? चलिए, अब हमारा आ गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब देखिए यहाँ पे भी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले हमने किसकी बात करी? हायर। यहाँ आप ऊपर से चल रहे हैं। हम पहले हायर एजुकेशन की बात करी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था। अब ये बन गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय लेवल पे हमने काम कर लिया, वहां पे जो कमियां थी, जो हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना था, वो अब हमने कर लिया। अब उसके बाद हम उससे नीचे वाले पर आएंगे, मिडिल लेवल पर, मिडिल स्कूल के लेवल पर हम सोचेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में हमको विचार करना है, उसमें सुधार करना है। उसके लिए ये हमारा आया माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्यों, किसके नाम पर बना, कौन इसके अध्यक्ष थे? मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी इनका पूरा नाम था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मुदालियर आयोग, बताइए? माध्यमिक शिक्षा आयोग को। माध्यमिक पहले, शिक्षा आयोग। वेरी गुड। पहले हमने क्या पढ़ा इससे पहले, वो कौन सा था? किस लेवल पर हमने एजुकेशन की बात करी? यूनिवर्सिटी लेवल पर पहले हमने बात करी। उसके बाद अब हमको कहाँ सुधार की आवश्यकता लग रही है? सेकेंडरी लेवल पर। यस, तो सेकेंडरी लेवल पर हमने लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया 1951 में, सॉरी 1952 में बनाया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया था 1951 में। शुरुआत होती है ना कहीं से भी, मतलब बातचीत करते हैं, पहले किसी भी काम को करना है तो बातचीत की जाती है, उस पर कुछ लोग मिलके बातचीत करते हैं कि ये वाला काम हमको करना है। तो ऐसे ये बातचीत का काम किसने किया? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। उसने 1951 में सुझाव दिया कि एक आयोग का गठन किया जाए जो सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन में सुधार पर सुझाव दे। तो इसकी जो बातचीत हुई, इसके आधार पर 1 साल बाद इस आयोग का गठन किया गया। डेट क्या थी? 23 सितंबर। और रिपोर्ट कब इसने पेश करी अपनी? 1 साल बाद 1953 में। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता चली है, ईयर याद रख लीजिए बस। नेक्स्ट, इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक तो पहला तो कोई भी उसके नाम से समझ में आ जाता है कि मिडिल लेवल की एजुकेशन की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया। फिर इसकी रिपोर्ट की डेट बताना। 53 में इसने रिपोर्ट पेश करी। अभी डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी, ईयर याद रख लीजिए बस, 53। ओके मैम। ओके। पहला सुझाव इसका, उस समय जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या सुधार लाए जा सकते थे, और उसका पुनर्गठन, जो भी एक स्ट्रक्चर चल रहा था उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन उसका करना, इसके लिए सुझाव देगा ये। भारत में हर प्रांत मीन्स आज के स्टेट, शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक का अध्ययन करना। लक्ष्य मीन्स एम्स, पाठ्यक्रम मीन्स बताइए? सिलेबस। और स्टैंडर्ड से क्या मतलब है? समझ का लेवल। 12 साल का बच्चा है, उसकी समझ का लेवल क्या है, किस चीज को वो ग्रहण कर सकता है, क्या समझ सकता है, उस लेवल को ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड देना उस स्ट्रक्चर में। फिर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों का अध्ययन करना कि भाई काम हम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, पता चल रहा है वेतन हम इसको अकॉर्डिंग बहुत ही कम दे रहे हैं, तो कोई पढ़ाने आएगा क्या? क्या होता है आजकल, आपने देखे होंगे आपके घर के आसपास ही गली मोहल्लों में कम से कम 4 से 5 स्कूल होंगे। कोई एक बिल्डिंग में 2 कमरों में स्कूल खोल के बैठ गया है, कोई थोड़ा ज्यादा बड़ा खोल के बैठ गया है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आजकल आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाते हैं।
और आप वहां पर जाकर अगर पूछेंगे टीचर की सैलरी, उन टीचर से पूछेंगे, आज के डेट में तो थोड़ा बढ़ा दिया होगा, महंगाई बढ़ गई है उसके हिसाब से, साथ साथ थोड़ा सा करते हैं। लेकिन अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं तो 10 साल पीछे की बात करते हैं तो कोई 500 रुपए में टीचिंग कर रहा है, कोई 2000 में टीचिंग कर रहा है, कोई किसी को 1000 मिल रहा है, किसी को 1500। अब जिस टीचर को उचित वेतन नहीं मिलेगा तो वो क्या काम करेगा? अच्छे से पढ़ाएगा या फॉर्मेलिटी करेगा? बताइए आपके फॉर्मेलिटी समझ। करेगा। फॉर्मेलिटी करेगा कि मुझे मिल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन करना भी ये छोड़ भी नहीं सकता, इसके पास इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि वहां जो टीचर हैं उनको पर्याप्त वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेवा की शर्तों पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब उसके योग्य हैं कि नहीं है जो वो पढ़ा रहे हैं। या सेवा की शर्तें कैसी, कि ऐसा नहीं है कि आपने आज हमने आपको दे दिया है, आपको कहीं इससे अच्छी जॉब मिल गई, आपको कहीं इससे अच्छी और जॉब मिल गई तो आप क्या करोगे? बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो एकदम से व्यवस्थित व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। नुकसान फाइनली किसका होता है? बच्चों का होता है। और दूसरी चीज, बच्चे लगातार जिससे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चे ने पहले दिन एडमिशन लिया है, स्कूल में गया है, अब उसने जिस दिन से पहले दिन से जिस टीचर को देखा है, पहले छोटे लेवल पर ज्यादातर यही होता है कि एक ही टीचर आपको सारी चीजें पढ़ाती रहती हैं, आजकल भी यही होता है। कुछ बच्चों को एक टीचर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वही सारी शिक्षाएं देते हैं, इतने पीरियड्स चेंज नहीं होते हैं। तो बच्चा जिसको देख रहा है पहले दिन से, उसके साथ उसका लगाव हो जाता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं टीचर और स्टूडेंट। अब आप चले गए एकदम से छोड़कर तो क्या होगा? बच्चा अगले टीचर को एक्सेप्ट कर पा रहा है उतनी जल्दी? नहीं कर पा रहा है। कितना, अब एग्जाम की तो टाइम फिक्स है कि 3 मंथ के बाद में एग्जाम देना है तो देना है। लेकिन इस बीच में जो टीचर चला गया और नए टीचर के आने के बीच का जो टाइम था, एक दूसरे को समझने का जो टाइम था, उसमें फाइनली नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट का हुआ। ऐसी सारी चीजों से बचाव के लिए उस पर विचार करें। सेवा की शर्तों का निर्धारण किया जाए कि ऐसे आप जा नहीं सकते। फिर प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना, कैसे स्कूल हैं। देख रहे थे हम इससे पहले, कहीं मदरसे चल रहे हैं, कहीं पे संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, कहीं कहीं पे ईसाई मिशनरी है। तो इन सबको ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे क्या स्थितियां हैं उनकी, प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं नहीं है, इस टाइप से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना। अब क्या है माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली? कि कैसे मूल्यांकन किया जा रहा है। 3 मंथ के बाद में एग्जाम लिया जा रहा है, 6 मंथ के बाद में एग्जाम दिया जा रहा है। ये भी आपने देखा होगा, समय समय पे बदलती रहती हैं। क्वार्टरली बोलते हैं एग्जाम, हाफ ईयरली बोलते हैं। तो ये किस टाइप की वहां पर है, उसको ऑब्जर्व करना। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया मुझे लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स नए जुड़ने लगे हैं। यस मैम। हाँ, बस ओवर करते हैं हम इसको। प्रत्येक प्रांत में यानी हर स्टेट में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके उपाय सुझाना। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं बताइए, कोई गैस करिए, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं मिडिल स्कूल लेवल पर? यही हो सकती है ना? हाँ बताइए। ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ से और बच्चा आ रहा है, उसको प्रॉपर कितनी दूरी आ पा रहा है या नहीं, कहीं जंगल में से तो नहीं आना पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं। उसके पास में एजुकेशन के लिए मटेरियल है कि नहीं है हर बच्चे के पास में, उसकी कंडीशन कैसी है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, ये सारी समस्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। मुख्य सिफारिश है इसकी, माध्यमिक करें या फिर कल ही करेंगे? आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना? मैम कल करेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे। अब आप होमवर्क कल करके आएंगे या नहीं आएंगे, ये कंफर्मेशन दे दीजिए। लास्ट क्लास में भी यही बात हुई थी कि होमवर्क करके आएंगे।
चलिए देखते हैं कल ये पक्का है कि अगर होमवर्क नहीं मिला तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, और कितने काम की चीजें हैं ये आपको बहुत पता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप होमवर्क करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यू रहेंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं। शांति पाठ कर लें एक बार, फिर हम हमारी इस क्लास को ब्रेक कर देते हैं। चलिए आ जाइए, कौन करवाएंगे प्रेयर? मनीषा जी आप आ जाइए। जी मैम, करवाती हूँ। जी सभी लोग आंखें कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान या ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण करते हुए प्रार्थना। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखों को एक दूसरे पे रब करते हुए, दोनों हथेलियों के बीच में आंखों को धीरे से खोलते हुए आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। हरिओम मैम। हरिओम। धन्यवाद। चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? इसके बाद की क्लास की तो अलग होती है ना रिकॉर्डिंग? जी मैम, अलग थैंक होती है। यू। जी जी थैंक यू। हरिओम सभी को। हरिओम मैम। हरिओम।